सभी को नमस्कार। मैं रफ़ीक अहमद रियल एनालिसिस की इस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हम अनुक्रम पढ़ रहे हैं और अनुक्रम से संबंधित दो प्रमेय हमने पिछले वीडियो में प्रूव की थी और आज भी हम एक थ्योरम या दो थ्योरम अनुक्रम की प्रूव करने जा रहे हैं। पहली थ्योरम जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो ये है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। इससे पहले हमने थ्योरम प्रूव की थी कि अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एक ही होगी। एक से अधिक रियल नंबर्स किसी एक ही अनुक्रम की लिमिट्स नहीं हो सकती। हमने मान लिया था कि दो लिमिट्स हैं एल और एल डैश, तो प्रूव कर लिया था कि एल और एल डैश बराबर होंगे। तो वो हमने थ्योरम प्रूव की थी और अब हम ये थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो परिबद्ध होता है। परिबद्धता प्रूव करने के लिए पहले तो प्रूफ पर आए सीधा। तो एक्सएन कोई अभिसारी अनुक्रम है। मान लिया हमने कि एक्सएन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब अभिसारी है तो कोई ना कोई इसकी सीमा होगी ही। अभिसारी हम कहते ही उसको हैं जिसकी कोई सीमा हो और वो वास्तविक संख्या हो। तो जब एक्सएन अभिसारी माना है तो फिर इसकी कोई सीमा होगी। मान लो कि इसकी सीमा है एल। एक्सएन की सीमा एल है, उसकी परिभाषा लिख दें। हम जानते हैं कि सीमा की परिभाषा में हर धनात्मक संख्या के संगत कोई ना कोई निश्चित प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमने धनात्मक संख्या जो हम एप्सिलॉन लेते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हैं धनात्मक संख्या के तौर पर। तो हमने ले लिया 1। तो हम कह रहे हैं ये एक्सएन की सीमा एल है, उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो धनात्मक संख्या 1 के लिए एक निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 ऐसी विद्यमान होगी कि अनुक्रम के nवें पद और सीमा का ये अंतर इस धनात्मक संख्या से छोटा होगा। और ये बात n के उन सब मानों के लिए वैलिड होगी जो इस निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 से बड़े हैं। ये सिंपली अनुक्रम की सीमा की परिभाषा लिखी है। और सीमा की परिभाषा लिखने में जो धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ली जाती है वो कितनी भी ले सकते हैं। हर एक के लिए कोई ना कोई n0 होता है। अगर मैंने एप्सिलॉन बराबर 1 लिया है तो 1 के लिए कोई निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 होगी। अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन के स्थान पर 1 की बजाय और कुछ ले लेता, 1/2 ले लेता, तो उसके लिए कोई और प्राकृतिक संख्या होती, मगर होती। तो ये हमने एक्सएन की सीमा एल होने की डेफिनेशन लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसकी जगह उससे छोटा या बराबर मान रख दिया है। अलग अलग मॉड का डिफरेंस। ये इनइक्वालिटी हमने मॉड्स वाली थ्योरम में प्रूव की है कि a+b या a-b का मॉड हो तो उससे कम या बराबर होता है दोनों के अलग अलग मॉड का अंतर। तो ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास यहाँ पर आ रही है, इसमें क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड की जगह उससे छोटा या बराबर मान रख दिया है। पिछली थ्योरम में भी हमने ये बात डिस्कस की थी और एक बार दोबारा कर लें कि जब हम एनालिसिस में इनइक्वालिटीज़ पर आते हैं तो इनइक्वालिटीज़ में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे a इज़ लेस देन b एक इनइक्वालिटी है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप हम क्या क्या लिख सकते हैं। इस a की जगह a से छोटा या बराबर कोई भी मान रख सकते हैं। बराबर भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, तो इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी। जैसे 4 इज़ लेस देन 3 है, 4 इज़ लेस देन 30 होता है और 4 की जगह हम या तो 4 के इक्वल मान रख दें या 4 के छोटा मान रख दें, तो भी ये इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो जो साइड छोटी है उसकी जगह उतना या उससे छोटा मान रखा जा सकता है, तो इनइक्वालिटी वैलिड रहती है। इसी तरह से जो साइड बड़ी है उसकी जगह उससे बराबर या उसके बड़ा मान रखा जा सकता है। जैसे 4 इज़ लेस देन 30 होता है, मैं कर दूं इसको कि 4 इज़ लेस देन 60/2, तो भी सही है। अगर ये सही था तो ये भी सही होगा। इसमें हमने क्या किया है, जो बड़ी साइड थी उसकी जगह उसके इक्वल मान रखा है। और इस अगले स्टेप में हम कह सकते हैं कि 4 इज़ लेस देन 61/2। इस बार क्या किया है कि जो बड़ी साइड थी उसकी जगह उससे बड़ा मान रखा है। तो जो छोटी साइड होती है उसकी जगह उतना या उससे छोटा मान रख सकते हैं, और जो बड़ी साइड होती है उसकी जगह उतना या उससे बड़ा मान रख सकते हैं, तो इनइक्वालिटी वैलिड रहती है। इस बात को, तो ये जो छोटी साइड है, लेस वाली साइड है, उसकी ये वाली, उसको उसके स्थान पर उससे और छोटा या बराबर मान रख दिया है, तो ये वैलिड थी तो ये भी वैलिड होगी। यानी ये टर्म 1 से छोटी है तो ये टर्म भी 1 से छोटी होगी। तो अलग अलग मॉड का डिफरेंस कर दिया। फिर माइनस मॉड, उसको राइट साइड में ले गए तो वहाँ प्लस मॉड हो जाएगा। तो ये मॉड एक्सएन एज इट इज़, और ये आ गया लेस देन अपनी जगह,
और मॉड l इधर आ गया तो 1 प्लस मॉड l। तो ये प्राप्त हो गया कि ये जो टर्म है यानी कि मॉड xn इज़ लेस देन 1 प्लस मॉड l। 1 प्लस मॉड l एक कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि अनुक्रम के उन सभी पदों का मॉड 1 प्लस मॉड l से छोटा होगा जिन पदों का पद नंबर n0 से बड़ा है। हमें प्रूव करना है कि अनुक्रम परिबद्ध होगा और परिबद्धता के लिए हम प्रूव करेंगे कि अनुक्रम के सभी पद का मॉड किसी निश्चित वास्तविक संख्या k से छोटा या बराबर होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल, मतलब सभी पदों का। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया है कि अनुक्रम के पदों का मॉड एक निश्चित वास्तविक संख्या 1 प्लस मॉड l से छोटा तो आ गया है, लेकिन ये सभी n के लिए नहीं आया है, ये केवल उन n के लिए आया है जो n0 से बड़े हैं, जबकि हमें लाना है सभी के लिए। तो इस वजह से अब हम आगे क्या कर रहे हैं, ये जो इनिक्वलिटी आ गई सीमा की परिभाषा लगा के, वो हमने इनिक्वलिटी नंबर 1 मान के इसको रोक लिया और उसके बाद इसमें जितने मॉड्स शामिल हो गए या जितने पद शामिल हो गए वो हैं n0 से बड़े वाले। तो जो शामिल नहीं हुए वो कौन से हैं, n0 तक, यानी पहले से n0 तक। तो हम क्या कर रहे हैं कि मॉड x1 मॉड x2 मॉड xn0 और इसमें एक ये वाला नंबर भी मिला दिया 1 प्लस मॉड l। इन सब संख्याओं में जिनकी संख्या परिमित है, ये फाइनाइट नंबर है, मॉड x1 से मॉड xn0 तक और 1 प्लस मॉड l, इन सब का मैक्सिमम जो भी हो वो उसको नाम दे दिया k। परिमित संख्या में कोई भी वास्तविक संख्याएं हों उनका मैक्सिमम हमेशा छांटा जा सकता है, और जो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, वो इसमें समुच्चय में जितने भी अवयव लिए थे अगर इनका मैक्सिमम k है तो k इनमें से हर एक से बड़ा या बराबर होता है। ये हम क्यों कर रहे हैं वो आगे समझ में आ जाएगा। हमने 1 प्लस मॉडल मॉड xn से बड़ा है ये यहाँ आ गया था, लेकिन ये सभी n के लिए नहीं आया था, ये केवल उन n के लिए आया था जो n0 से बड़े हैं। तो इसलिए हम ये मॉड xn एक निश्चित संख्या से छोटा आ जाए सभी n के लिए वो करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जितने अनुक्रम के पद इस इनिक्वलिटी में शामिल नहीं हुए हैं, पहले पद से लेके n0वें पद तक, n0वें पद के बाद के पद तो इसमें आ गए, तो वो पद यहाँ पर लिए हैं, प्रथम पद का मॉड, द्वितीय पद का मॉड, n0वें पद का मॉड, और इसमें एक नंबर ये भी मिला दिया है 1 प्लस मॉड l, और इन सब का मैक्सिमम मान लिया k। अब क्योंकि k इन सब का मैक्सिमम है तो इनमें से हर एक से बड़ा या बराबर होगा। किसी भी फाइनाइट सेट का मैक्सिमम उस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा या बराबर होता है। तो k इन सब से बड़ा या बराबर होगा, इस बात को दो हिस्सों में लिखा है। k बड़ा या बराबर होगा x1 से, x1 के मॉड से बड़ा या बराबर होगा k, x2 के मॉड से बड़ा या बराबर होगा k, एंड सो ऑन। xn0 के मॉड से भी बड़ा या बराबर होगा k। इस सब बात को संयुक्त रूप से एक ही बार में कैसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ xn से बड़ा या बराबर होगा k n के कौन कौन से मानों के लिए, 1 से लेकर n0 तक के लिए, यानी फॉर ऑल n लेस देन और इक्वल टू n0, n के n0 तक के मानों के लिए, 1 से लेकर n0 तक के मानों के लिए ये इक्वलिटी। तो हम कहना तो ये चाह रहे हैं कि जब इन सब संख्याओं का मैक्सिमम k है तो k इन सब से बड़ा या बराबर होगा। तो k मॉड x1 से लेके मॉड xn0 तक इन सब से बड़ा या बराबर होगा। उस बात को तो यहाँ लिख दिया कि मॉड ऑफ xn से बड़ा या बराबर है k n के किन मानों के लिए, जो n0 से छोटे या बराबर है, और इसको इनिक्वलिटी नंबर 2 मान लिया, असमय का नंबर 2। तो k इन सब से बड़ा या बराबर होगा, वो तो यहाँ आ गया, और k इससे भी बड़ा या बराबर होगा क्योंकि समुच्चय का ये अवयव भी है, समुच्चय का मैक्सिमम है तो समुच्चय के हर अवयव से बड़ा या बराबर होता है। तो 1 प्लस मॉड l से भी k बड़ा या बराबर होगा, उसको अलग से लिख दिया और उसको मान लिया इनिक्वलिटी नंबर 3। तो इन संख्याओं का मैक्सिमम k लिया तो k इन सब से बड़ा या बराबर है, वो बात इन दो इनिक्वलिटीज़ में लिख दी। अब हम निष्कर्ष निकालें पहले इनिक्वलिटी 1 और 3 से। 1 में तो क्या है, मॉड xn से बड़ा है 1 प्लस मॉड l। ये किन n की बात हो रही है, n0 के बाद वाले n, यानी कि n0वें पद से बाद वाले पद। हम जो चाह रहे हैं वो ये है कि अनुक्रम के ये सारे पद, प्रथम पद का मॉड, द्वितीय पद का मॉड, अप टू
n0वें पद का मॉड और उसके बाद इसके बाद वाले यानी n0 + 1 वें पद का मॉड, n0 + 2 वें पद का मॉड एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सारे पद k से छोटे, किसी अचर संख्या से छोटे या बराबर हो जाएं, तो हम इन सबको k से छोटा या बराबर सिद्ध कर रहे हैं। तो ये जिनका पद नंबर n0 से बड़ा है ये सारे तो k से कम या बराबर 1+ मॉडल से कम या बराबर आ चुके हैं यहाँ पर। और ये जो इनइक्वलिटी है नंबर 2 ये इनके लिए है, ये उन पदों के लिए जिनका पद नंबर n0 से कम या बराबर है, यानी इनके लिए। यानी हम अनुक्रम के सभी पदों को 2 हिस्सों में बांट के देख रहे हैं यहाँ पर, n0वें पद तक के पद और उसके बाद वाले पद। यानी ये वो पद हैं जिनका पद नंबर n0 से छोटा है या बराबर है, और ये वो पद हैं जिनका पद नंबर n0 से बड़ा है। वापस इस पर आए, हमने जो 3 इनइक्वलिटीज़ बना के रख ली थी। अब 1 और 3 से, तो 1 में मॉड xn से 1+ मॉडल बड़ा है और 3 में 1+ मॉडल से k बड़ा या बराबर है। तो संक्रामक नियम से जैसा कि हम जानते हैं कि अगर a से बड़ा b हो और b से बड़ा c हो तो a से बड़ा c होता है, और अगर इसमें कहीं बराबर हो तो बराबर भी आ जाएगा। a से बड़ा या बराबर b हो और b से बड़ा हो c तो फिर a से c बड़ा ही होगा। तो मॉड xn से 1+ मॉडल बड़ा है और 1+ मॉडल से k बड़ा या बराबर है, तो डायरेक्टली मॉड xn से k बड़ा हो जाएगा। तो ये 1 और 3 से संक्रामक नियम से निष्कर्ष निकाल लिया कि मॉड xn से k बड़ा है। लेकिन ये किन n के लिए है? वो कंडीशन इनइक्वलिटी 1 में है n0 से बाद वाले n के लिए, यानी इन बाद वाले पदों के लिए प्रूव हुआ है। इसके बाद इनइक्वलिटी 2 और 4 को देखें। 2 में मॉड xn से k बड़ा या बराबर है, कौन से xn से? पहले वाले xn से जिनका पद नंबर n0 से छोटा है बराबर है। और 4 में मॉड xn से k बड़ा है, कौन से xn से? बाद वालों से। तो यहाँ पर तो n0 से छोटे या बराबर पदों के लिए ये बात सही है, और यहाँ पर n0 से बड़े पदों के लिए ये बात सही है। तो n0 से छोटे या बराबर और n0 से बड़े सबके लिए सही होगी। तो इनइक्वलिटी 2 और 4 को हम मिला के कह सकते हैं कि मॉड xn से k बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि वहाँ यहाँ तो बड़ा है और वहाँ बड़ा या बराबर है। तो बड़ा या बराबर तो कम से कम होगा ही सब n के लिए। अब हम आ गए इस बात पे कि सब n के लिए है, चाहे वो n0 से छोटे हों चाहे n0 से बड़े हों। छोटे या बराबर के लिए तो यहाँ आ गया और बड़े के लिए यहाँ आ गया, तो सब के लिए हो गया। तो मॉड xn इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर k फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। और ये अनुक्रम की परिबद्धता हो जाती है। यही परिबद्धता की परिभाषा है कि अनुक्रम के सभी पदों का मॉड किसी निश्चित वास्तविक संख्या से कम या बराबर हो। हालांकि इसको विदाउट मॉड लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर मॉड xn k से छोटा या बराबर है तो xn माइनस k और प्लस k के बीच में होगा। ये भी हमने मॉड वाले गुणधर्म जब प्रूव किए थे तब प्रूव किया था। तो ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, मॉड में तो इतना ही काफ़ी है परिबद्धता के लिए, या विदाउट मॉड लिखें तो ये इस समय ये प्रूव हो रहा है कि k इसका अपर बाउंड है और माइनस k इसका लोअर बाउंड है सीक्वेंस का, और इसलिए सीक्वेंस परिबद्ध है। तो इस तरह से इस थ्योरम के रूप में हमने ये प्रूव किया है कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड भी होता है। कन्वर्जेंट है तो सीमा भी होगी, और सीमा है तो फिर वो बाउंडेड भी होगा। ये सीक्वेंस की एक थ्योरम हो गई। एक और थ्योरम सीक्वेंस की हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि यदि xn L को अभिसरित है, यानी xn कोई अनुक्रम है और वो अभिसारी है और उसकी सीमा L है, तो अगर xn L को अभिसारी है तो इसका कोई भी उपानुक्रम भी L को अभिसरित होगा। यानी मेन सीक्वेंस अगर L को कन्वर्जेंट होता है तो जितने भी उसके उपानुक्रम बनेंगे सब भी कन्वर्जेंट होंगे, और उन सब की सीमा भी वही होगी जो मुख्य अनुक्रम की होती है। प्रूफ बहुत सिंपल है। पहले xn एक सीक्वेंस ले लिया जो L को अभिसरित है, यानी जो xn सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और उसकी सीमा L है। तो पहले तो इसी की डेफिनेशन लिख लो जो हमने अभी भी 2-3 बार लिख चुके हैं। xn की सीमा अगर L है तो कोई भी स्विच एप्सिलॉन ले लें तो उसके संगत एक निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 ऐसी विद्यमान होगी कि अनुक्रम के nवें पद और सीमा का ये डिफरेंस
उस स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा होगा, और ये बात वैलिड होगी n के उन सब मानों के लिए जो उस निश्चित प्राकृतिक संख्या से बड़े हैं। ये तो xn के l को अभिसरित होने की परिभाषा लिख ली और इसको हमने कह दिया इनइक्वालिटी नंबर 1। तो ये मुख्य अनुक्रम l को अभिसारी है। अब हम इस प्रूव करना चाहेंगे कि इसका कोई भी उपानुक्रम ले लें तो वो भी l को ही अभिसरित होगा। तो हमने एक उपानुक्रम ले लिया, माना xvn xn का कोई उपानुक्रम है। अगर xvn xn का उपानुक्रम है तो स्पष्ट है कि जो vn है वो प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम होगा, और प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है अगर vn, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो vn सीक्वेंस है इसके जो पद हैं v1 v2 v3 एंड सो ऑन, इनमें दो विशेषताएं होंगी, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होंगी और लगातार बढ़ती जाएंगी। तो v1 प्राकृतिक संख्या होगी तो कम से कम कितनी हो सकती है, v1 का मान कम से कम क्या हो सकता है, v1 का मान कम से कम 1 तो होगा ही, यानी कि कम से कम 1 होगा का मतलब 1 या 1 से ज़्यादा होगा, या तो इसका मान 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। अगर ये कम से कम 1 भी हुआ तो इससे ज़्यादा होगा v2, तो फिर v2 कम से कम 2 होगा, कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से बड़ा होगा। इसी तरह से v3 3 से बड़ा या बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम होता है उसका nवां पद n से बड़ा या बराबर सदैव होता है। पहला पद 1 से बड़ा या बराबर होता है, दूसरा पद 2 से बड़ा या बराबर होता है, तीसरा 3 से बड़ा या बराबर, एंड सो ऑन। तो vn xvn उपानुक्रम है तो फिर vn प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम होगा, अर्थात v1 1 से, v2 2 से, v3 3 से बड़ा या बराबर होंगे। इस बात को व्यापक रूप में लिख दें तो vn n से बड़ा या बराबर होता है। ये बात केवल प्राकृतिक संख्याओं के निरंतर वर्धमान अनुक्रम के लिए होती है। अब इनइक्वालिटी नंबर 1 को ऐसे समझें कि ये बात कि मॉड ऑफ xn माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा होगा हर उस n के लिए सही होगी जो n0 से बड़ा हो। n0 का जो भी मान हो, जैसे n0 का मान लो आता है 20, तो यहाँ पर हम 20 से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं, ये इनइक्वालिटी वैलिड आएगी। अगर मैंने 30 रख दिया तो अनुक्रम का 30वां पद की l से दूरी एप्सिलॉन से कम होगी। अगर n का मान 50 रख दिया तो 50वें पद की l से दूरी एप्सिलॉन। तो ये इनइक्वालिटी हर उस प्राकृतिक संख्या n के लिए वैलिड होती है जो इस n0 से बड़ा हो। तो vn भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इस इनइक्वालिटी में n की जगह vn कर देते हैं। अगर n की जगह vn करेंगे तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी xvn माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से छोटा होगा। लेकिन अब कंडीशन क्या आएगी, ये तभी होगा जब ये जो vn है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी कब वैलिड होती है, जब n n0 से बड़ा हो। तो यहीं से हमने ये प्राप्त किए, तो ये वैलिड कब होगी, जब इसका पद नंबर xvn n0 से बड़ा हो। तो vn n0 से बड़ा हो तो ये वैलिड हो जाएगी। अब हम इस पे आए कि अगर कोई नेचुरल नंबर n n0 से बड़ा लेंगे, तो अगर n n0 से बड़ा लेंगे तो vn भी n0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये vn n से बड़ा या बराबर। संक्रामक नियम लग रहा है यहाँ पर। अगर हम n n0 से बड़ा लें और vn n से बड़ा होता है, बड़ा या बराबर, तो vn n से बड़ा या बराबर है और n n0 से बड़ा है, तो इनसे डायरेक्टली क्या बन जाएगा कि vn बड़ा होगा n0 से। तो अगर n n0 से बड़ा है तो vn भी n0 से बड़ा होगा, और जब vn n0 से बड़ा होता है, यहाँ पर आए, जब vn n0 से बड़ा होता है तो ये सत्य होती है। तो vn n0 से बड़ा होगा तो ये सत्य होगी, ये सत्य हो, मतलब या इसको यहाँ लिख दिया है xvn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो डायरेक्टली क्या आ गया कि n के n0 से बड़ा होने पर xvn माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से छोटा होता है। यानी इस कंडीशन के पूरा होने पर यह बात सत्य होती है। इसी को दोबारा लिख दिया है। कई बार हम कंडीशन पहले और स्टेटमेंट बाद में लिख देते हैं, या इसी को बदल के स्टेटमेंट पहले और कंडीशन बाद में लिख देते हैं, वो एक ही बात है। तो यहाँ क्या प्रूव हो गया कि n के n0 से बड़ा होने पर xvn माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसी बात को बदल के ऐसे लिख दिया कि xvn माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से छोटा होगा कब, जब n n0 से बड़ा हो। और ये बात सिद्ध कर रही है कि ये उपानुक्रम का nवां पद है और उसकी l से दूरी एप्सिलॉन से कम है,
n के उन सब मानों के लिए जो n0 से बड़े। तो ये उपानुक्रम के लिए अभिसारी होने की परिभाषा हो गई। यानी इस स्टेप से ये सिद्ध हो गया कि जो उपानुक्रम xvn है वो भी l को अभिसरित होता है। यहाँ क्यों नहीं प्रूव हुआ? क्योंकि ये उपानुक्रम का अगर n में पद माने तो n n0 से बड़ा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर आ रहा था vn n0 से बड़ा है, तो हमने n n0 से बड़ा बनाया है, इसी का उपयोग करके बनाया है। तो इस तरह से प्रूव हो गया इस थ्योरम में कि जो मुख्य अनुक्रम है, अगर कोई अनुक्रम है और वो किसी सीमा l को अभिसरित होती है, फिर उस अनुक्रम के कितने भी उपानुक्रम बना लें, वो सारे उपानुक्रम उसी सीमा l को अभिसरित होते हैं। यानी मुख्य अनुक्रम के अभिसारी होने पर उपानुक्रम भी अभिसारी होता है और सीमा भी सेम होती है। तो ये अनुक्रम की 2 थ्योरम हमने इस वीडियो में प्रूव की हैं। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।